वेलकम स्टूडेंट्स टू द न्यू क्लास ऑफ मैथमेटिक्स पेडागोजी। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि स्कूल में गणित को पढ़ाने के अलग अलग कौन से मेथड्स हैं जिनका टीचर यूज़ कर सकता है। वैसे ही जब बच्चे किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या किसी कॉन्सेप्ट में टॉपिक में कुछ डिफ़िकल्टीज फेस करते हैं तो उन डिफ़िकल्टीज को ओवरकम करने के लिए टीचर अलग अलग टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज का यूज़ कर सकता है। यहाँ पे जो हम बात करेंगे वो स्पेशली बात करेंगे मैथमेटिक्स की, कि मैथमेटिक्स के लिए टीचर कौन सी टेक्निक्स और स्ट्रैटेजीज का यूज़ कर सकता है। सबसे पहले बात करेंगे टेक्निक्स की। कौन सी टेक्निक हो सकती है? ड्रिल वर्क का यूज़ कर सकता है, असाइनमेंट्स, सुपरवाइज स्टडी, प्ले वे टेक्निक एंड एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग। ड्रिल वर्क क्या होता है? जब किसी सब्जेक्ट की नॉलेज को परमानेंट बनाने के लिए बच्चा बार बार किसी चीज़ का अभ्यास करता है तो उसे क्या बोला जाता है? ड्रिल वर्क बोला जाता है। और मैथ्स कैसा सब्जेक्ट है जहाँ पे हमें कंटिन्यूस प्रैक्टिस की ज़रूरत रहती है, कंटिन्यूस एप्लीकेशन की ज़रूरत रहती है, जिससे कि जो सब्जेक्ट है उसकी नॉलेज है वो परमानेंट हो सके और ज़्यादा एक्यूरेट बन सके। तो इसके फंक्शंस क्या आगे ड्रिल वर्क के? ये हेल्प करता है फिक्सेशन ऑफ रूल्स में, प्रिंसिपल्स, फॉर्मूलाज। क्योंकि जितना ज़्यादा हम लोग क्या करते हैं, जितने ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं, रूल्स को, प्रिंसिपल्स को, फॉर्मूलाज को अपने डेली रूटीन में यूज़ करते हैं, बार बार उनकी प्रैक्टिस करते हैं, उतना ज़्यादा वो नॉलेज परमानेंट बनती जाती है। तो इससे क्या होता है, उनके कॉन्सेप्ट जो हैं वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, उनकी स्पीड और एक्यूरेसी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और मैथमेटिक्स में स्पीड और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। ये किस लिए इम्पॉर्टेंट है? और रेमेडियल वर्क में भी इम्पॉर्टेंस रोल प्ले करता है। और जब बच्चे क्या करते हैं, बार बार प्रैक्टिस करके जब बच्चे ज़्यादा एक्यूरेसी गेन कर लेते हैं, स्पीड गेन कर लेते हैं, तो बच्चों में क्या चीज़ इंक्रीज होती है? उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है कि मैंने ये चीज़ अचीव कर ली। तो उनमें क्या आती है? आत्मविश्वास की भावना आती है। ओके। और इसके प्रिंसिपल्स क्या आ जाते हैं कि क्या प्रिंसिपल्स होने चाहिए जब टीचर क्या कराएगा? ड्रिल वर्क करवाएगा बच्चे से, बार बार किसी क्वेश्चंस का या किसी चैप्टर का अभ्यास करवाएगा। तो किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए टीचर को? टीचर को ये ध्यान देना चाहिए कि उसकी हमारी जो प्रायोरिटी है वो क्या होनी चाहिए? एक्यूरेसी होनी चाहिए, ना कि स्पीड होनी चाहिए। ओके। और जब बच्चे ड्रिल वर्क करते हैं तो प्रॉपरली टीचर क्या करे? सुपरवाइज करे बच्चों को, जिससे कि अगर बच्चे बार बार कोई एक ही गलती कर रहे हैं, तो अगर बच्चे गलतियों का ही अभ्यास करते जाएंगे तो वही चीज़ क्या हो जाएगी? फिक्स्ड हो जाएगी। मतलब बच्चा गलत ही चीज़ को कंटिन्यूसली सीखता जाएगा। तो सुपरविज़न का क्या एक हेल्प हो जाता है कि अगर टीचर सुपरवाइज करता है तो टीचर उस गलती को पॉइंट आउट करके उस गलती को एक्यूरेट कर सकता है। ठीक है। और क्या होता है ये, जब बच्चा ड्रिल वर्क करता है तो उससे बच्चा इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, खुद से, क्योंकि बच्चा अभ्यास करेगा तो खुद से अपनी गलतियों को देखेगा और नई नई चीज़ों को सीखेगा। ठीक है। और ड्रिल वर्क करते टाइम क्या चीज़ होनी चाहिए कि टीचर का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो आंसर्स को भी प्रोवाइड करवाए, कि बच्चा अगर गलती करे तो आंसर्स को देख ले और बच्चे को पता चल जाए कि ये चीज़ मैंने गलत की है, इस चीज़ को मुझे करेक्ट करना है। ठीक है, ये क्या आगे ड्रिल वर्क क्या होता है, उसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसकी फंक्शंस क्या हैं। वैसे ही नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट टेक्निक है असाइनमेंट। असाइनमेंट्स का हम सबको पता है, स्कूल लेवल से लेकर कॉलेज लेवल तक हम सारे असाइनमेंट्स का यूज़ करते हैं। तो ये क्लास असाइनमेंट भी हो सकती है और होम असाइनमेंट भी हो सकती है। जो असाइनमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है टीचिंग का। ठीक है, इसीलिए तो हमें स्कूल में भी असाइनमेंट दी जाती थी, कॉलेज में भी दी जाती थी। ओके। क्योंकि ये क्या करता है, एक तरह से एनकरेज करता है स्टूडेंट्स को कि वो क्या कर सकें? इंडिपेंडेंट वर्क कर सकें। किस चीज़ के लिए एनकरेज करता है? कि बच्चे क्या कर सकें? इंडिपेंडेंट वर्क कर सकें। और इससे जो टीचिंग के एम्स हैं वो भी क्या होते हैं? फुलफिल होते हैं। किस तरह से?
कि मान लो क्लास में कोई टॉपिक कराया गया और बच्चे को क्या हो रह गए, उसके कुछ डाउट्स रह गए। तो जब बच्चे को क्लास असाइनमेंट या होम असाइनमेंट दी जाएगी तो बच्चा घर पे जाके या क्लास में क्या करेगा, उस प्रॉब्लम को फिर से देखेगा, जो क्लास में पढ़ा होगा उसके उसे गो थ्रू होगा। तो इससे एक तो बच्चे की प्रैक्टिस हो गई, दूसरी जो भी गलतियां बच्चे ने करी थी या गलत कुछ कॉन्सेप्ट सीखे थे वो भी बच्चे के करेक्ट होंगे। ठीक है। और जब अगर क्लास असाइनमेंट बच्चा करता है तो अपने पीयर ग्रुप्स की भी हेल्प ले सकता है कि हो सकता है एक बच्चे को कोई कॉन्सेप्ट समझ ना आया हो बट दूसरे को आ गया हो, तो दूसरा बच्चा क्या कर सकता है, असाइनमेंट के दौरान दूसरों बच्चों की हेल्प कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है प्ले वे टेक्निक। प्ले वे टेक्निक का हम सबको पता है, किसने सबसे पहले डिस्कवर की थी, ये फ्रोबेल ने की थी। और ये बेस्ट टेक्निक है किसके लिए, जब हम लोअर क्लासेस की बात करते हैं, जब लोअर क्लासेस में बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ाना हो तो प्ले वे टेक्निक क्या है, बेस्ट टेक्निक है। क्योंकि बच्चे खेल खेल में बेहतर सीख पाते हैं। और सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस की थी, ये फ्रोबेल ने की थी। नेक्स्ट है स्ट्रैटेजीज फॉर टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। जो स्ट्रैटेजीज हैं मेनली कहाँ पे यूज़ की जाती हैं, जहाँ पे चिल्ड्रन हैं विद स्पेशल नीड्स, या फिर अगर जो बिलो एवरेज बच्चे हैं या रिटार्डेड बच्चे हैं उनके साथ साथ ये गिफ्टेड बच्चों के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, जो अलग अलग स्ट्रैटेजीज का हम यूज़ करते हैं, चाहे मैथमेटिक्स की बात हो या फिर साइंस की बात हो या अदर सब्जेक्ट्स की बात हो। ओके। तो स्ट्रैटेजीज क्या होनी चाहिए, सबसे पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है स्लो लर्नर को। स्लो लर्नर किस तरह से हो सकते हैं, क्या क्या काउजेज हो सकते हैं और उनकी रेमेडीज हो सकती हैं। एक स्लो लर्नर को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, आईक्यू फार्मूला का यूज़ कर सकते हैं, जहाँ से हमें पता चल जाता है कि कौन सा बच्चा गिफ्टेड है, कौन सा बच्चा नॉर्मल में आता है, कौन सा बिलो एवरेज या रिटार्डेड में आता है। फिर उसके काउजेज़ का हम पता लगा सकते हैं। जैसे कि अगर स्लो लर्नर्स हैं तो उसके क्या क्या काउजेज़ हो सकते हैं। एक तो हो सकता है कि कोई मेंटल डिसेबिलिटी हो, मेंटल डिजीज़ हो, या किसी एक्सीडेंट की वजह से बच्चे को चोट आई हो जिसकी वजह से उसकी जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं उन पे असर पड़ा हो। या और क्या चीज़ें हो सकती है, बच्चे की हेरिडिटी भी मैटर करती है। क्योंकि अगर देखा जाए कि किसी बच्चे की हेरिडिटी या जीन्स ऐसे हैं जिनका इंटरेस्ट ज़्यादा जैसे स्पोर्ट्स में है या पेंटिंग में है, सिंगिंग में है या अदर इस तरह की और इंटरेस्ट हैं बच्चे के, तो हो सकता है कि मैथ्स में वो बच्चा अच्छा ना करे। ठीक है। तो ये हमें सारे काउजेस का पता लगाना है। या फिर हो सकता है बच्चे का जो होम इन्वायरमेंट है वो बेहतर ना हो लर्निंग के लिए। तो जब हमें काउजेस का पता चल जाता है, जब हम मेन प्रॉब्लम को डायग्नोज कर लेते हैं ना, तो हम उसकी रेमेडीज भी कर सकते हैं। ठीक है। तो पहले क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है स्लो लर्नर को, फिर उसके क्या काउजेज हैं और उस काउज के अकॉर्डिंग हमें रेमेडी करनी है। ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है क्लासरूम टेक्निक्स। अब हमें काउजेज का पता चल चुका है तो हम अलग अलग क्लासरूम टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मान लो कुछ स्पेशल नीड्स वाले बच्चे हैं तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल क्लासरूम का अरेंजमेंट कर सकते हैं या स्पेशल टीचर का अरेंजमेंट कर सकते हैं। या साथ ही उन्हें अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड कर सकते हैं कि जिससे जो स्पेशल टीचर्स हैं वो उनको क्या कर सकें, टीच कर सकें। या फिर बच्चों के अगर इंटरेस्ट की वजह से बच्चे स्लो लर्नर हैं कि मैथ्स में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो हमें पता लगाना है कि इंटरेस्ट क्यों नहीं है, ये जेनेटिकल है या प्रीवियस क्लास में बच्चे को इस तरह की टीचिंग या टीचर मिला है जिसकी वजह से बच्चे ने अपना जो टोटली मैथमेटिक्स में उसका इंटरेस्ट था वो खो दिया है। तो हमें क्या करनी है, इस तरह की स्ट्रैटेजी बनानी है, इस तरह की प्लानिंग करनी है कि जिससे बच्चे का इंटरेस्ट वापस से आ सके। इस तरह अलग अलग क्लासरूम टेक्निक्स का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गिफ्टेड लर्नर्स। अब जिस तरह से स्लो लर्नर को आइडेंटिफाई करना ज़रूरी हो जाता है टीचर के लिए, उसी तरह एक गिफ्टेड लर्नर को भी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में गिफ्टेड है तो अगर आप बार बार ड्रिल वर्क करवाओगे तो वो बच्चा क्या करेगा, वो बच्चा एक तरह से मतलब बहुत ज़्यादा बोर हो जाएगा या अनइम्पॉर्टेंट फील करेगा, क्योंकि उसको मज़ा नहीं आएगा उस चीज़ में। क्योंकि वो गिफ्टेड है, उसको मज़ा कब आएगा,
जब उसे जो टीचिंग है वो चैलेंजिंग लगेगी। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद या तो हम अलग से करिकुलम बना सकते हैं गिफ्टेड बच्चों के लिए जो चैलेंजिंग लगे उनको, जिससे बच्चे अलग अलग चीज़ों को डिस्कवर कर सकें, या फिर करिकुलम सेम हो बट जैसे कि जो असाइनमेंट्स हम दे रहे हैं, जितनी भी टेक्निक्स का हम यूज़ कर रहे हैं, तो गिफ्टेड बच्चों के लिए थोड़ा लेवल हम क्या कर दें, हाई कर दें। उससे बच्चा क्या लगेगा कि नहीं ये थोड़ा चैलेंजिंग है, थोड़ा टफ है, और बच्चे को, गिफ्टेड बच्चों को वो चीज़ करने में मज़ा भी आएगा। ये क्या है, दोनों, एक तो बच्चे के लिए खुद के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है चीज़, यूज़फुल होती है, दूसरा हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए भी क्या चीज़ है, ये इम्पॉर्टेंट है। फिर आते हैं लर्नर्स विद डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया क्या है, एक तरह से मैथमेटिकल डिसऑर्डर है, जो या तो बच्चे को किसी डिजीज़ की वजह से हो सकता है, किसी इंजरी की वजह से हो सकता है, या फिर मान लो बच्चे का जैसे मेनली कैलकुलेशन में बच्चा प्रॉब्लम फेस करता है। तो ये किसकी वजह से हो सकता है, एक तो शॉर्ट टर्म मेमोरी की वजह से हो सकता है कि बच्चा क्या करता है, चीज़ों को रिमेम्बर ही नहीं कर पाता है, या फिर बच्चे को जो विजुअली कुछ डिजीज़ है, बच्चा अगर चीज़ों को अच्छे से देख ही नहीं पाएगा तो उसको कैलकुलेट भी नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो ये क्या आ गई, टेक्निक्स एंड स्ट्रैटेजीज आ गई। क्वेश्चन किस तरह के आते हैं, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है, गिविंग असाइनमेंट टू द स्टूडेंट इज, अगर हम क्या करें, छात्रों को कोई असाइनमेंट दें, तो ये क्या है, एक टेक्निक है या कोई तरीका है, स्ट्रैटेजीज है, या नन ऑफ द अबव। तो असाइनमेंट किस चीज़ में हमने पढ़ा, ये क्या है, एक तरह की टेक्निक है ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। ए क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिवाइसेस यूज टू मेक टीचिंग मेथड मोर इफेक्टिव आर नोन एज। जब हम क्या करते हैं, ऐसी टीचिंग विधियों का यूज़ करते हैं जो टीचिंग और मैथमेटिक्स को और ज़्यादा इफ़ेक्टिव बनाता है, तो उसको क्या बोला जाता है, टेक्निक ऑफ टीचिंग, स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग, एवेलुएशन ऑफ टीचिंग, या फिर असेसमेंट ऑफ टीचिंग। तो उस चीज़ को क्या बोला जाता है, स्ट्रैटेजीज ऑफ टीचिंग। बी क्या आ गया, करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिसकैलकुलिया इज डैश डिसऑर्डर। डिसकैलकुलिया कैसा डिसऑर्डर है, ये एक मैथमेटिकल डिसऑर्डर है जहाँ पे बच्चा अच्छे से कैलकुलेशंस नहीं कर पाता है, या फार्मूलाज या प्रिंसिपल्स हैं उनको याद नहीं रख पाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे मेथड्स हों, टेक्निक्स हो, और स्ट्रैटेजीज हों। ये मैथमेटिक्स के लिए अगर आपने पढ़ लिया है तो इनका यूज़ आप साइंस की पैडागोजी में भी कर सकते हो, या साथ में अदर सब्जेक्ट्स की पैडागोजी के लिए भी डेफिनेटली कर सकते हो। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ subscribe for new videos.